क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कोई इंसान आपको कोई संपत्ति देता है, मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, आप उसको गलत तरीके से यूज कर देते हैं। जैसे आपको किसी ने सोफा दिया कि भाई तू 6 मंथ तक इसका देखभाल करना सोफा को, मैं आऊंगा यूएस से घूम के तो मुझे रिटर्न कर देना। आपने वो सोफा को बेच दिया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। मैं ज्ञानुराज जुरिस पाथवे के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका लॉ ऑफ क्राइम। तो उस पर समझना काफ़ी इजी नहीं होगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कंसेप्ट भी है इसमें। तो चलते हैं इस टॉपिक की तरफ और समझते हैं कि क्राइम में आज मैं क्या क्या आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा जिसमें आपका मैं जितना भी टॉपिक आप स्लाइड पे देख रहे हैं तो उस टॉपिक पे हम एक ब्रीफ सिनॉप्सिस के फॉर्म में बताऊंगा कि क्या क्या आपको क्लैट एग्जामिनेशन 2026 के लिए पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं सेशन की तरफ। आइए। तो जैसा कि लॉ ऑफ क्राइम वर्ड से आप क्या समझते हैं? बेसिक चीज, क्राइम एक ऐसा रॉन्गफुल एक्ट होता है जो एक सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट होता है, जिसके लिए हमको कानून इजाज़त नहीं देती है, जिसके लिए हमको कानून परमिशन नहीं देती है, तो वो एक क्राइम हुआ। जैसे किसी को आपने मर्डर कर दिया, वो एक क्राइम है। किसी को आपने चांटा मार दिया, वो एक क्राइम है। किसी के साथ मिलकर आपने कॉन्स्पिरेसी की, वो एक क्राइम है। किसी के साथ मिलकर आपने डकैती की, वो एक क्राइम है। किसी के साथ आपने मिलकर चोरी की, थेफ्ट, वो एक क्राइम है। बिकॉज इसकी परमिशन हमें कानून के द्वारा नहीं मिलता है। बात समझ में आई? तो जो एक्ट या ओमिशन प्रोहिबिटेड है बाय द लॉ, वो चीज आप करते हैं तो इट्स कॉल्ड एज क्राइम। क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग है, क्योंकि एक सोसाइटी के अगेंस्ट होता है ये चीज। हालांकि एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट भी आप कर सकते हैं, बट ये एक सोसाइटी पे इंपैक्ट देता है। ठीक है, तो चलते हैं इस पे। इंट्रोडक्शन मैंने बताया कि क्राइम करने का क्या क्या एसेंशियल होता है। क्राइम आप जब करेंगे तो उसका एसेंशियल क्या क्या होगा। तो जब भी आप क्राइम करेंगे तो आपका तो पहले तो एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मनुष्य ही होगा ना, तभी तो वो क्राइम करेगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि क्या एनिमल भी क्राइम कर सकता है? तो क्या उसको भी पनिशमेंट दी जा सकती है? तो आंसर शुड बी नो। बट जो एनिमल होंगे उसका जो ओनर होगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि बिना ह्यूमन बीइंग का क्राइम नहीं हो सकता। दूसरा चीज क्या है? इसका इंटेंशन मीन्स रिया, गिल्टी माइंड। मेरा इंटेंशन है चोरी करना, आपके दिमाग में ख्याल आया तभी तो आपने चोरी की। इंटेंशन, गलत नियत, बैड इंटेंशन, वो हो गया। तीसरा होता है एक्टस रियस। कोई भी एक्ट आप जब करते हैं, क्राइम करने से पहले आप कोई एक्ट कीजिएगा तभी तो क्राइम का ऑफेंस होगा। बात समझें? आपने किसी को मर्डर कर दिया, वो एक्ट है, आपने एक्ट किया ना। चौथा डैमेज, किसी का नुकसान, कोई पर्सन या कोई सोसाइटी, आपने उसका मर्डर कर दिया तो डेथ हुआ ना इंसान का, भाई डैमेज हुआ ना उस फैमिली को। सो दीज आर द 4 एसेंशियल ऑफ क्राइम। पहला क्या था? ह्यूमन बीइंग, इंसान। दूसरा क्या मैंने बताया? मेंस रिया, जो कि आपका गिल्टी माइंड होना चाहिए, आपका इंटेंशन होना चाहिए मारना। तीसरा मैंने बताया एक्टस रियस, आपका एक्ट वैसा करना चाहिए। जब तक आप एक्ट नहीं कीजिएगा तो क्राइम कैसे मानेंगे हम? मन ही मन मैंने सोच लिया सब चीज कि हाँ उसको मारना है, बट आप कुछ एक्ट ही नहीं कर रहे हैं,
तो वैसे तो हर इंसान सोचता है कि मैं उसको पीट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो सोचना इज नॉट अ क्राइम, आपको एक्ट करना पड़ेगा। चौथा, डैमेज, नुकसान। आपने किसी को मार दिया तो उसका नुकसान हुआ ना। तो दीज आर द 4 एसेंशियल ऑफ क्राइम। अब एक चीज मैं और बताता हूं कि स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होता है। तो इसमें भी है, पहला क्या है, इंटेंशन। दूसरा क्या है, प्रिपरेशन, प्रिपेयर करना। तीसरा क्या है, अटेम्प्ट। चौथा क्या है, अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिश द क्राइम। तो इंटेंशन की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटेंशन गिल्टी माइंड, कि जब तक आपके दिमाग में इंटेंशन वैसा नहीं होगा वो क्राइम हम नहीं मानेंगे। ठीक है, ये हो गया। प्रिपरेशन, कोई भी आप चीज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं डकैती करने के लिए, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्राइम में आ जाएगा। असेंबलिंग ऑफ पीपल, 10 पीपल को मिलके गुटबाजी कर रहे हैं कि कल के डेट में उसके घर में डकैती करना है, तो इसका तो प्रिपरेशन हुआ ना। बट कुछ कुछ सिचुएशन में प्रिपरेशन को ऑफेंस माना गया है, बट जनरल वे में हम प्रिपरेशन को हम ऑफेंस नहीं मानते। क्यों? मान लीजिए, बताता हूं मैं आपको, डकैती के केस में प्रिपरेशन आपको ऑफेंस माना जाएगा। वेजरिंग वॉर, ये सब जो कुछ कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशन है जिसमें प्रिपरेशन को ऑफेंस माना गया है। किस सिचुएशन में प्रिपरेशन को ऑफेंस नहीं माना गया? जैसे कि मान लीजिए मैं किसी को मारने के लिए जहर खरीदा, पॉइजन, बट जब मैं किसी के यहां से परचेस किया वो पॉइजन किसी को मारने के लिए, तो मान लीजिए कि मारने से पहले मेरा नियत बदल गया, मेरा मन बदल गया कि नहीं मारना है, तब तो वो ऑफेंस नहीं होगा। चूहा मारने की जहर मैं मुझे देना था किसी को, बट एट द एंड लास्ट मोमेंट में मेरा मन स्विप कर गया कि नहीं 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 छोड़ देते हैं, तो इस सिचुएशन में प्रिपरेशन को हम ऑफेंस नहीं मानेंगे। बट कुछ कुछ एक्सेप्शन, जैसा कि मैंने बताया आपको, डकैती के केस में, वेजरिंग वॉर के केस में, कुछ कुछ ऐसे जो ऑफेंस हैं जो कंट्री के अगेंस्ट होती है ऑफेंस, उस सिचुएशन में हम प्रिपरेशन को भी ऑफेंस मानेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर होता है अटेम्प्ट। जब भी कोई क्राइम करते हैं, तो जब भी आपकी क्राइम कर दिएगा, जैसे आपने किसी को गोली मारना चाहा, बुलेट से, गन से शूट करना चाहा, तो उस सिचुएशन में मिस कट गया, तो मिस कट गया तो अटेम्प्ट हुआ, ऑफेंस तो हो गया। आपने किसी को शूट करना चाहा, वो गोली लग गई उसमें, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो मर्डर हो जाएगा, क्योंकि क्राइम जो था वो अकम्प्लिशमेंट हो गया, ऑफेंस हो चुका है। बात समझ में आई? जब ऑफेंस हो जाएगा तो अकम्प्लिशमेंट ऑफ क्राइम होगा, और जब ऑफेंस नहीं हुआ, चूक गया, तो वो अटेम्प्ट होगा। तो अटेम्प्ट भी एक ऑफेंस है। ठीक है, तो ये था आपका स्टेजेस ऑफ क्राइम, जो कि मैंने बताया आपको। मेंस रिया जो गिल्टी माइंड होता है, एक्टर्स रियस, मेंस रिया ही के अंदर में आएगा, एक्टर्स रियस प्लस मेंस रिया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि प्रिपरेशन बताया आपको कि किस सिचुएशन में प्रिपरेशन ऑफेंस माना जाएगा, किस सिचुएशन में प्रिपरेशन ऑफेंस नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद मैंने अटेम्प्ट बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको अकम्प्लिशमेंट बताया। ठीक है, सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब मैं बताता हूं कि आगे आपको क्या क्या पढ़ना है। जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन का मतलब कि कब कब आप कुछ आपसे गलतियां हो जाती है जो एक अपवाद है, उस सेंस में आपको क्रिमिनल लायबिलिटी का ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बात समझ में आई? जैसे नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन गुड फेथ विथ ड्यू केयर विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, तो ये जनरल एक्सेप्शन में आएगा। जैसे ए है, गया है लकड़ी काटने नदी के किनारे कुल्हाड़ी से, ठीक है, हैच,
तो उससे क्या है, लकड़ी काटने, नीचे देख रहा है कि वो बच्चा खेल रहा है, बट वो ड्यू केयर में सब चीज अपना ड्यू केयर में कर रहा है, वो चीज जो वर्क कर रहा है अपना लकड़ी काटना, उसके बाद भी एक्सीडेंट, वो जो हैच होती है वो निकल के बच्चे को लग जाती है। तो क्या एक ही लायबिलिटी होगी? तो आंसर शुड बी नो, बिकॉज यहां पे मेंस लिया नहीं था, उसका इंटेंशन नहीं था, उसने गुड फेथ में किया, उसका कोई इंटेंट नहीं था, वो ड्यू केयर में था वो चीज, रीजनेबल प्रॉपर केयर। इट्स एन एक्सीडेंट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ignorantia facti excuse it, ignorance of fact there is an excuse। बात समझ में आई? act done in good faith without criminal intention, doctrine of necessity, ठीक है, communication made with good faith। जैसे एक पेशेंट को बीमारी है, डॉक्टर ने उस पेशेंट को बताया कि मैं इसका इलाज नहीं करूंगा तो तुम मर जाओगे, तो ये बात सुनते ही पेशेंट मर गया, तो क्या डॉक्टर लायबल होगा? तो आंसर शुड बी नो। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी 3 महीना के अंदर तुम्हारी डेथ कंफर्म है, वो उसी दिन मर जाता है बात सुन के, तो क्या लायबिलिटी होगी डॉक्टर की? तो आंसर शुड बी नो। ये आपका जनरल एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद प्राइवेट डिफेंस में, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द प्राइवेट एक्सरसाइजिंग ऑफ प्राइवेट डिफेंस। खुद के बचाव के चक्कर में आपने दूसरे के ऊपर ये किया, हमला किया, तो क्या ऑफेंस होगा? तो आंसर शुड बी नो। कुछ कुछ ऐसे सिनारियो हैं जिसमें आपको डेथ भी आप कर सकते हैं दूसरे पर्सन का, रेप के केस में, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के केस में, तो ये एक प्रॉपर लिस्ट दी गई है कि जिसके अंदर आप डेथ भी दूसरे इंसान का कर सकते हैं, किडनैपिंग, अबडक्शन। तो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ जनरल एक्सेप्शन। मैं सबको आपको डिटेल्स में बताऊंगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, अभी मैं बस आपको सिनॉप्सिस के फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस, रैश एंड नेग्लिजेंस, सलमान खान का केस एक आया था, रैश ड्राइविंग, तो क्या उस केस में लायबिलिटी होगी? ये डिस्कस करेंगे क्रिमिनल नेग्लिजेंस में। फिर आता है कल्पेबल होमोसाइड, होमोसाइड, किलिंग ऑफ ए पर्सन टू अनदर पर्सन, इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ, इंटेंशन टू कॉजिंग बॉडली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, और दूसरा चीज है नॉलेज, जिसमें मौत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपने कोशिश किया मारने का, बट वो बच गया या मट गया। आपने किसी को डंडे से पूरे बॉडी पे मारा, तो वो बच भी सकता था, प्रोबेबिलिटी क्या है, बच भी सकता था, नहीं भी बच सकता था, बट वो मर गया, तो इट्स कॉल्ड कल्पेबल होमोसाइड, कि लाइकली टू कॉज डेथ। नॉलेज, रोड पे एकदम गाड़ी चला रहे स्पीड में, तो नॉलेज है कि किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया तो दिस कल्पेबल होमोसाइड, नॉलेज है ना आपको। फिर इसी में आता है मर्डर, इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ, तलवार से किसी का आपने गर्दन काट दिया, तो उसमें तो 110% श्योर है जब गर्दन कट जाएगा तो आदमी बचेगा ही नहीं, मर्डर। आपको पता है कि उसके पेट में इंफेक्शन है, उसी जगह आपने पीटना स्टार्ट कर दिया, मर्डर। इंटेंटेड टू इन्फ्लिक्टेड द इंजरी विच इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आपको पता था वो चीज। भीड़ वाले जगह पे हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं आप, इट्स अ मर्डर, किसी ना किसी का तो डेथ होगा, नॉलेज तो है आपको।
तो ये इसका और इसका डिफरेंस मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर का डिफरेंस एंड क्या होता है, ठीक है। फिर आता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, किसी को पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोकना। मुझे वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, आपने वेस्ट डायरेक्शन का रास्ता ब्लॉक कर दिया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, आपको वेस्ट जाना है, आपने चारों डायरेक्शन का बंद कर दिया गेट, रास्ता, इट्स रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। समझ में आई? तो ये था रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। चीटिंग, इंड्यूस करना, वन पर्सन डिसीव टू अनदर पर्सन कि वो फ्रॉडेंटली या डिसऑनेस्टली तरीके से वो प्रॉपर्टी डिलीवर करे, जो नॉर्मल टाइम पे वो इंसान डिलीवर नहीं करता अगर वो इंड्यूस नहीं होता या डिसीव नहीं होता। समझ में आई? एग्जाम्पल, जैसे दुकान में आप जाते हैं, मांगते हैं रिवाइज का जीन्स, देता है आपको दूसरे कंपनी का जीन्स, एंड दुकानदार कहता है कि यस ये रिवाइज का जीन्स है, न्यू प्रोडक्ट, आप भरोसा करके जीन्स खरीद लेते हैं। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ चीटिंग। उन्होंने आपको डिसीव किया, जो कि नहीं होते आप, ठीक है। फिर आता है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती। थेफ्ट, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, आउट ऑफ द पोजीशन। क्या आप खुद की संपत्ति को चोरी कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट? ये सब इंग्रेडिएंट होगा तो थेफ्ट होगा। जैसे कि आप ए और बी, ए जाता है बी के घर पे, बी को ए को बी का जो बुक्स है वो बहुत पसंद आता है, तो उसमें से एक बुक उठा के वो ले आता है विदाउट द कंसेंट। मूवेबल प्रॉपर्टी, आउट ऑफ द पोजीशन, अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। जब इंटेंशन ही डिसऑनेस्ट नहीं होता तो वो अपने घर ही नहीं गाता, सिंपल बात है। तो ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा विद कंसेप्ट। एक्सटॉर्शन, किसी को फोन पे आपने ब्लैकमेल कर दिया, भाई तू मुझे पैसा दे दे वरना तेरा एमएमएस लीक कर दूंगा, जो नाउ ए डेज आप देखते होंगे। तो उस सिचुएशन में जिसको ब्लैकमेल किया गया है वो डिलीवर करता है। बात समझ में आई? रॉबरी, रोड पे, हाईवे पे आप कनपट्टी पे किसी को पिस्टल लगाते हैं, कहते हैं आई विल शूट यू अदरवाइज यू साइन दिस डॉक्यूमेंट। इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, इंस्टेंट डेथ। उस सिचुएशन में वो पर्सन डिलीवर करता है, ठीक है। या चोरी करते हुए आप, जब चोरी आप कर रहे हैं, चोरी करते वक्त आप क्यों, इन ऑर्डर टू कमिटिंग द थेफ्ट या इन ऑर्डर टू कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, जब आपकी लड़ाई हो जाती है लौटते वक्त या कुछ हाथापाई हो जाता है, इट्स कॉल्ड एज रॉबरी। डकैती, इसी रॉबरी को 5 और मोर देन 5 पीपल कमिट करते हैं तो वो डकैती होता है। को ज्वाइंटली मिलके, एक डकैती ही एक ऐसा ऑफेंस है जिसका अटेम्प्ट टू कमिट डकैती भी डकैती ही माना जाएगा, जिसका प्रिपरेशन मैंने आपको बताया अभी कि प्रिपरेशन भी आप करते हैं डकैती का तो भी वो पनिशेबल है। आप अटेम्प्ट भी करते हैं तो भी प्रिपरेशन, अटेम्प्ट भी करते हैं तो भी डकैती होगा, प्रिपरेशन भी करते हैं तो भी उसका डकैती होगा, असेंबल भी होते हैं तो भी वो डकैती होगा। बात समझ में आई?
डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्या होता है? आपको कहीं से कोई प्रॉपर्टी मिलता है, आप जान रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू बी, और उसके बाद आप मिस अप्रोप्रिएट कर देते हैं, खुद यूज कर देते हैं कि नहीं मुझे रिटर्न नहीं करना है, मैं यूज कर देता हूं। तो आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से वो प्रॉपर्टी को यूज किया ना, कन्वर्ट किया अपने यूज करने के लिए। हालांकि जो प्रॉपर्टी आपको मिलता है वो इनोसेंटली मिलता है आपको, एंड आपको पता है कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू बी, एंड आफ्टरवर्ड्स देन यू आर नॉट रिटर्निंग द गुड्स, रिटर्निंग द प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। गोल्ड आपको मिलता है कहीं पड़ा हुआ, आप जानते हैं कि वो संपत्ति बी का है, उसके बाद भी आप गोल्ड को आप रिटर्न नहीं करते बी को, देन दिस कॉल्ड एज डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कोई इंसान आपको कोई संपत्ति देता है, मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, आप उसको गलत तरीके से यूज कर देते हैं। जैसे आपको किसी ने सोफा दिया कि भाई तू 6 मंथ तक इसका देखभाल करना सोफा को, मैं आऊंगा यूएस से घूम के तो मुझे रिटर्न कर देना। आपने वो सोफा को बेच दिया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बात समझ में आई? तो ये था डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मिसचीफ, किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना, जैसे किसी का अंगूठी लेके नदी में फेंक देना जिससे उसको लॉस हो गया हो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। किसी का प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना, नुकसान पहुंचा देना, इट्स कॉल्ड मिसचीफ। ठीक है। क्रिमिनल ट्रेसपास, किसी की संपत्ति में इलीगल तरीके से घुसना। One person enters into the another person's property without his consent, जिसके लिए उसको परमिशन नहीं है, क्रिमिनल ट्रेसपास। बात समझ में आई? काउंटरफिट, काउंटरफिट मीन्स डुप्लीकेट तरीके से सिक्का, सिक्का छापने की मशीन, नोट छापने की मशीन, काउंटरफिट। ये भी एक ऐसा ऑफेंस है काउंटरफिट कि जिसका आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप लायबल होइएगा। जैसे मैंने डकैती का बताया, तो काउंटरफिट के भी केस में जब प्रिपरेशन होगा कि एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन उस समय पता चल जाता है कि आप मशीन लाए हैं, भले ही नोट छापे चाहे नहीं छापे, तो उस सिचुएशन में भी आप लायबल हो जाइएगा। ठीक है। अब आता है डिफेमेशन। डिफेम, डिफेमेशन इज इन टॉट भी है और एक क्राइम भी है। क्राइम में इसकी पनिशमेंट दी गई है, टॉट में इसका कंपनसेशन दिया गया है। किसी के रेपुटेशन को हार्म करना, statement must be defamatory, it must be referred to the person। इसमें क्वेश्चन आएगा कि क्या मरे हुए इंसान का डिफेमेशन हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। लास्ट टॉपिक इज जॉइंट लायबिलिटी, एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। जैसे 5 आदमी हैं, 5 आदमी बैंक लूटने गया, एक इंसान गेट पे खड़ा है, एक इंसान बैंक में गया है, 2 इंसान गाड़ी पे खड़ा है, तो उसी दरमियान पुलिस आ जाती है, तो जो बैंक लूटता है उसको पकड़ लेती है, और भी जो लोग गाड़ी ये कर रहे थे वहां पे वॉच कर रहे थे उसको भी पकड़ती है, 5 को पकड़ लेती है। तो एक का एक्सक्यूज क्या रहता है कि आई वॉज नॉट इन दिस, मैं तो बैंक नहीं लूटा, मैं तो बस खड़ा था, आई वॉज जस्ट वॉचिंग। बात समझ में आई?
आई वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द क्राइम, क्योंकि बैंक तो वो ही उठा था, मैं तो बस ड्राइवर था, मैं तो गाड़ी के पास खड़ा था। आई वॉज जस्ट लाइक ए वॉच डॉग। तो उसको सजा दीजिए, मुझे क्यों? तो इसी का कंसेप्ट है जॉइंट लायबिलिटी। एक्ट डन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। सबका इंटेंशन क्या है? कॉमन, बैंक लूटना। तो इसमें सब के सब लाइबल होंगे। ये कंसेप्ट है ज्वाइंट लाइबिलिटी का। तो उम्मीद करता हूं इस सेशन में आपको मैंने जो क्राइम है उसका मैंने सिलेबस बताया कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, जनरल एक्सेप्शन, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, कल्पेबल होमोसाइड, मर्डर, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, चीटिंग, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, काउंटरफिट, डिफेमेशन एंड जॉइंट लायबिलिटी। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट सेशन से हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम आपका ये जो सब्जेक्ट है लॉ ऑफ क्राइम पढ़ाने का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।